नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल समराइज्ड में। दिन थोड़ा सा उदास है। राहत साहब चले गए। राहत इंदौरी मशहूर रहे बहुत। हाल फिलहाल एंटी-सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट्स में जो आवाम की आवाज़ बन के उभरे, ये पहली बार नहीं था। मैं आपको ये बताऊं, जो शेर उनका इतना पॉपुलर हुआ, जिस पे राहत साहब ने खुद कहा कि मुझको मुसलमान बना दिया गया, वो शेर आज का नहीं था। वो शेर 1975 में लिखा था उन्होंने, जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लगाए हुए उस आपातकाल का, जिसका आरएसएस ने समर्थन किया था। जब राहत साहब ने उस आपातकाल का विरोध किया था, तब उन्होंने वो शेर लिखा था कि सभी की मिट्टी शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अगर वो गज़ल पढ़ें आप, बहुत पावरफुल गज़ल है वो, मतलब बहुत शानदार। मुझे मेरे तलफ़्फ़ुज़ के लिए माफ़ करिएगा, जहाँ से आता हूँ वहाँ किसी हाफिज ने सिखाया नहीं। दिल बहुत उदास हुआ ये नया हिंदुस्तान देखकर, जिसमें जो रवायत है इस हिंदुस्तान की, अगर आप मिथक से शुरू करें कि जहाँ पे रावण के गिर जाने के बाद राम उनको भेजते हैं ज्ञान लेने, लक्ष्मण को भेजते हैं रावण से ज्ञान लेने, और ये परंपरा सिर्फ वहीं की नहीं, ये परंपरा वहां तक जाती है जब कारगिल में कर्नल शेर खान नाम का एक आदमी टाइगर हिल्स पे अकेले भारतीय सेना के बहुत सारे सैनिकों को शहीद करता है, लड़ता रहता है, और जब वो अंत में भारतीय सेना अपने शौर्य से, पराक्रम से वो हिल्स जीतती है, तो ना केवल उसके शव को बाइज्जत पाकिस्तान को सौंपती है, बल्कि सेना को, पाकिस्तानी सेना को उनकी बहादुरी के बारे में बताती है और सर्वोच्च सम्मान देने की मांग करती है, जो अंततः पाकिस्तान को देना पड़ता है। तो आप देखिए, एक जो परंपरा है जो चलती जा रही है, मतलब उस परंपरा में किसी मर गए व्यक्ति के साथ इतनी गाली गलौज, इतनी दिक्कत तलब बातें, इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी। हमारे दावे होते हैं विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता होने के, और जो हमारी करतूतें हैं आजकल, हमारे देश के जो नंबर 2 हैं अमित शाह साहब, उनको करतूत ये शब्द बहुत पसंद है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में, अगर मुझे ठीक याद है, तो एक रैली में बोला था कि गांधी जी की करतूतें याद करनी चाहिए। अभी उन्होंने बोला कि बाल गंगाधर तिलक की करतूतें याद करनी चाहिए। लेकिन ये हमारी सभ्यता का जो विस्तार है, जो वहां से यहां तक पहुंचा है, वो मुझे लगता है। राहत साहब के बारे में एक बात बाद में कहूंगा जो आपको शायद पसंद नहीं आए। मैं उन बहुत कम लोगों में से होऊंगा शायद, या अभी भी कह देता हूं, मुझे राहत साहब बहुत बड़े शायर नहीं लगे। मुझे उनके बहुत सारे अशार बहुत पसंद हैं, पर वो अशार तमाम ऐसे हैं जो नारों की तरह हैं, और उनकी भी अपनी ज़रूरत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक हम लोगों का दौर था जब हर दूसरा छात्र नेता सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये नारा लगाता था। ये किसी ने कहा ही होगा। लेकिन बड़े शायर, मतलब उसमें एक और दूसरी बात है, शायद गोरख पांडे की है कि कला कला के लिए हो, कला जनता के लिए ना हो। जैसे रोटी रोटी के लिए हो, रोटी खाने के लिए ना हो। तो जब मैं कह रहा हूं कि राहत साहब बहुत बड़े शायर नहीं हैं, अगर उनकी जो शायरी है उसकी बारीकियों में जाएंगे, तो मैंने फिर से कहा कि मुझे माफ करें, मुझे बहुत पसंद कभी नहीं आई। मैं कहता हूं, मुझे बार बार याद आता है, मतलब राहत साहब का जब मैं सोचता हूं, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ लिखा उनका शेर आज भी सरकार के खिलाफ, जो जनता के हक हुकूक हैं, जो जनता के राइट्स हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जब आप यहां तक आते हैं। और 1975 में भी अगर वो बात सही होती है, और अगर आज भी वो बात सही होती है, तो इसका मतलब कि वो जो आदमी है वो आवाम का शायर। राहत साहब मुझे पाकिस्तान के हबीब जालिब की याद दिलाते हैं। हबीब जालिब का नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो, तो शकीब जलाली और हबीब जालिब साहब, ये दो मतलब ऐसे नाम हैं जिनको पढ़ना चाहिए। उनकी भी शायरी की खास बात यही है, वो अवाम के शायर। मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो हमेशा ही बहुत बेबहर, बेरदीफ काफिया कहते हैं लोग, वो रहा। लेकिन हबीब जालिब को जब आप सुनते हैं, तो आप, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के निजी दोस्त थे। एक अमेरिकी डेलीगेशन आया था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस जमाने की एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और उस मशहूर रक्कासा, मशहूर डांसर लैला से कहा कि आप उनके लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करिए। और उन्होंने कहा कि हम नहीं नाचते, हम अमेरिकी डेलीगेशंस के लिए नहीं नाचते, हम खुद के लिए नाचते हैं, हम अपनी आवाम के लिए नाचते हैं। इस पे उन्होंने उनको डिटेन करवा लिया। हबीब जालिब, जो सबसे अच्छे दोस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के,
वो नारा लगाते हुए पहुंच पड़े, लैला लड़काने चलो वरना लैला थाने चलो। अगर मुझे ठीक से मतलब याद है, बहुत पुरानी बातें हूँ, ये बात आज फिर तैयारी करके नहीं बोल रहा हूँ। मुझे याद आता है कि अगर उनका एक और बहुत प्यारा वो है, अगर आप सुने, 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, सदर अयूब जिंदाबाद। 20 घराने हैं आबाद और करोड़ों हैं नाशाद, सदर अयूब जिंदाबाद। पाकिस्तान मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, अयूब खान प्रेसिडेंट थे, और उस समय ये कह सकने का साहस करना, वो हबीब जालिब होना, वो होता है अवाम का शायर होना। अदम गोंड भी मुझे याद आते हैं, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, राम राज उतरा है विधायक निवास में, या उनका एक और है, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान होकर बैठ गए पहली कतार में। यह आदम गोंडवी का, यह हबीब जालिब साहब का नहीं है। तो ऐसे तमाम आपको शायर मिलेंगे जिनका जो आर्ट है, जिनकी जो शायरी की मतलब बात है वो कैसी हो, इसको लोग बहुत मिसयूज भी करते हैं। मतलब कोई पागल समझता है, कोई बादल समझता है टाइप, इसमें अधूरताएं भी की जाती हैं। लेकिन मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अवाम के शायर रहे हैं, जैसे हबीब जालिब साहब। उनके बहुत शेर नहीं पढ़ूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है कोई उसकी, लेकिन एक और शेर आपको याद दिलाता हूँ मैं। ये शेर तो अब सबको याद आ गया, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सीए या एनआरसी के लिए लिखा गया शेर नहीं, ये आपातकाल के वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा गया शेर है। और अगर आज तक जिंदा है तो उस आदमी की जो जमीन पे पकड़ है वो हमको समझनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक शेर लिखा, ये शेर जब भी पढ़ता हूं तो एक और घटना याद आती है, वो बताता हूं कि सभी अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। ये वापस राहत इंदौरी साहब है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। ये शेर भी पीएम केयर्स फंड पे नहीं, ये उन मतलब किसी प्रधानमंत्री के ये कहने पे नहीं है कि इस आपातकाल में हम तो अंबानी की मदद करेंगे, आप लोगों की मदद करिए। जब दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों के अकाउंट में पैसे डाल रही हैं क्योंकि सब कुछ ठप है, तो बहुत कम देश ऐसे हैं जो अपने नागरिकों से पैसे मांग रहे हैं और जबरदस्ती मैंडेटरी कट करवा रहे हैं। लेकिन ये शेर पीएम केयर्स फंड पे नहीं लिखा गया है, ये शेर भी 20 साल पहले का है। और जब कोई शायर इस तरह से लिखता है तो वो जो बात होती है उसकी जो मतलब वो उसका जो कमाल होता है वो अद्भुत होता है। और ये बात अगर हम समझ सकें, इस बात पे मैंने कहा था कि आपको याद दिलाऊंगा, सागर सिद्दीकी साहब याद आते हैं। बड़ा एक मजेदार ये किस्सा है कि सागर सिद्दीकी पाकिस्तान के बहुत शानदार शायर थे। वो भी जनता की मतलब आवाज में शायरी करते थे। एक बार पाकिस्तान के वही प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिंदुस्तान आए और उनके इस्तकबाल में, उनके स्वागत में एक कोई जो नज्म पेश की गई या गजल पेश की गई, जो भी हो, वो उनको बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने पूछा किसकी है भाई, तो बताया गया कि सागर सिद्दीकी की, वो तो आपके पाकिस्तान के हैं। जब वो पाकिस्तान लौटे तो उन्होंने उनको वापस बुलाया, उनको बुलवाने के लिए अपने लोग भेजे। सागर सिद्दीकी साहब दाता दरबार, एक बहुत बड़ा सूफी दरगाह है, खानकाह है कराची में, उसके सामने लेटे रहते थे आराम से अपनी फकीरी में। जब बहुत जिद की जाने वालों ने तो उन्होंने एक पेपर मांगा और उस पर लिख के भेज दिया, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अब आप ये देखिए कि उस हाकिम की, अब आप इन दोनों को फिर से एक साथ करिए। ये पाकिस्तान में बैठे सागर सिद्दीकी लिख रहे हैं और हिंदुस्तान में आज के 20 साल पहले अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। ये है राहत साहब। अभी मतलब आज की पीढ़ी ने उनको एक दूसरी बदमाशी से जाना, उस बदमाशी पे आता हूँ। और मुझे राहत साहब कभी कभी इसीलिए बहुत पसंद नहीं आए, पसंद आए भी नहीं आए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक अवाम की शायरी है और एक दूसरा उनके व्यक्तित्व का पहलू है जो भी याद रखा जाना चाहिए, और मैं याद रखता हूँ उनका अभी जो टिकटॉक पे बहुत मशहूर हुआ था, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, सितारे नोच कर ले जाऊंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, वबा फैली हुई है हर तरफ। कितना मार्के का शेर है, वबा इस महामारी, पैंडेमिक,
वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। तो वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। ये कहने वाला शायर उसी वबा में मर जाता है। अफसोस होता है उसके बाद जो नफरत बरसती है उस देश में जिसमें दुश्मन के मर जाने पे अपने घर में शादी हो तो बैंड ना बजवाने का रिवाज है, जिसमें कहते हैं कि गए हुए के साथ सारे फसाद चले जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि मृत्यु से, और एक्चुअली दुनिया में देयर इज नो बिग लेबलर देन डेथ, वहां पे जो नफरत बरस रही हो, और ये 2 तरफा 3 तरफा 4 तरफा है। ये नफरत जैसे जैसे बढ़ेगी, कोझिकोड में कैलिकट में उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल है, मैं कर नहीं पाता हूँ। अगर एक जब प्लेन हादसा होता है तो जो लोग दौड़ के आते हैं उनको नहीं पता होता है धर्म जात जिसको वो बचा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर मतलब उन्होंने ये तय किया कि हम एक एक फेसबुक पोस्ट चेक करेंगे कि मतलब जिसको बचाना है उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, तो हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। खैर, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। राहत इंदौरी के तमाम शेर हैं, कल से चल रहे हैं, मैं उन पे बहुत न बात करने की, मतलब उतनी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आदमी है जिसका जो फन है जो 2 तरफा है, जो अवाम का बहुत अच्छा शायर है, जो किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है 1975 में लिख रहा है, संजय गांधी के बाप के ऊपर लिख रहे हैं, इंदिरा जी के बाप के ऊपर लिख रहे हैं, किसका नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, आम आवाम का है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़े। वो जो इशारा कर रहे हैं कि जब नफरत बढ़ेगी, जब अगर इस तरह की हिंसा होगी तो जो होगा वो क्या होगा। अब ये कह चुके होने के साथ उस आदमी को श्रद्धांजलि के साथ, राहत साहब को श्रद्धांजलि के साथ, मुझे उनको सुनने के कई मौके मिले। एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उनको बुलाया था, उसके बाद जेएनयू में हर साल मुशायरा होता था, तमाम बार वो आए। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले एक मुशायरा और कवि सम्मेलन होता था, आपको पता ही है। जेएनयू में रहने और दिल्ली में 8 साल जो 10 साल जो गुजरे उसकी वजह से उसमें भी जाना होता था। राहत साहब को सुनने के बहुत मौके मिले, लेकिन आज मैं फिर से यह दर्ज करना चाहूँगा कि उनकी एक बात मुझे कभी नहीं पसंद आई। वो आवाम के शायर होने के साथ साथ मजमे के शायर भी थे, और जो मुझे खटकता था, मैं जानता हूं कि वो कोई भी मुशायरा मतलब अगर कितना भी उखड़ रहा हो, कितनी भी दिक्कत हो, कितना भी कुछ भी चल रहा हो, अगर राहत साहब खड़े हो गए तो फिर उस मुशायरे में कुछ मतलब होना नहीं है। फिर उसके बाद वो राहत साहब, जनता चाहती नहीं थी कि मतलब वो उतरे मंच से एक एक दिन 2-2 दिन, लेकिन उसमें राहत साहब जो कभी कभी करते थे, मुझे याद है मतलब वो इलाहाबाद का जो मुशायरा था, जब उसमें उन्होंने कुछ कहा, उनके जो मतलब बहुत सारे वो थे, मैं जानता हूं कि ये बातें, लेकिन फिर भी कुछ बातें याद रखी जानी चाहिए कि जो इतना बड़ा शायर हो, जब हम उसको याद करें तो मैंने एक बात कही थी कि मतलब कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में जो अभी हाल में कही थी कि बहुत बढ़िया आदमी होना, बहुत शानदार आदमी होना और बहुत महान आदमी होना ये एक ही बात नहीं। आवाम का शायर होना एक बात है, मजमे का शायर होना दूसरी बात है। मुझे बहुत ठीक ठीक याद है कि उन्होंने कोई शेर पढ़ा, मतलब उसके पहले मजमा उखड़ रहा था, कोई बहुत घटिया शायरी करके गया था, हम लोग खुद ही मतलब थे, मैंने पहली बार उनको देखा था, पहली बार उनको सुना था। और वो जब वो खड़े हुए, बिल्कुल नहीं याद है मतलब वो शेर के कुछ ही कि मतलब गांव याद आता है कि गांव में सारे अमरूद पक गए होंगे। वो जो भाव भंगिमा थी वो युवाओं का दिल जीतने के लिए तो ठीक थी, उसमें जो इशारे थे मतलब आई वोंट कॉल देम द्व्यर्थी नहीं थे, लेकिन हो भी सकते थे। ये किस पे, मतलब उतना बड़ा शायर है, कलम का इतना धनी है, तो मतलब वो तो ऐसे खेल ही सकता है कि, लेकिन मुझे बहुत बार लगता है कि उनको इसकी जरूरत नहीं थी। और भी मतलब उनके जो तमाम सारे ऐसे मुशायरे हुए कि एक जो गंभीरता, खिलंदड़ होना, जनता से संवाद करना, और ये कुछ मतलब ये बिल्कुल अलग बातें हैं। और राहत साहब की यही एक बात मुझे खटकती रही, हमेशा खटकती रही कि वो आदमी जो आवाम का शायर है, जो उस ऊंचाई पे खड़ा है, जो उस बुलंदी पे खड़ा है,
मैं फिर से बोलूंगा, गालिब बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उनके बहुत सारे जो मशहूर अशार हैं उनको छोड़ के किसको याद। और जो बहुत जो एकदम जो क्लासिकल शायरी है वो किसको याद। लेकिन वो शायरी जो जनता के दिलों में जिंदा रहे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उस जैसे शायर को मंच पर थोड़ा और गंभीर होना था। एक हमारी पूरी पीढ़ी शायद और गंभीर होती और बेहतर समझती और बेहतर होती, अपने व्यवहार में भी, अपने अमल में भी। खैर, राहत साहब बहुत याद आएंगे। राहत साहब को पढ़ते रहना ही है। राहत साहब इतने बड़े शायर थे कि उनका होना नहीं होना इस दुनिया में है, लेकिन उनके शब्द तो, उनके अल्फाज तो, उनकी शायरी तो हमेशा रहेगी। उन्हें सलाम। काश कि ये देश वापस उनकी जो आवाम की शायरी है उस पर लौटे। काश कि ये देश वापस आए कि ये सबका हिंदुस्तान है, उस पे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान रख देना। वो शायरी थोड़ी ठीक है, मुझे थोड़ी ज़्यादा ही इमोशनल लगती है और एक वो कन्फर्मिस्ट शायरी लगती है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ऐसी शायरी करनी ही पड़ेगी। ये बात, दूसरी बात जो मैं आ रहा था कि हाँ, एक और जो ये बात थी कि मुझे बहुत बार लगता है कि बार बार मैंने बहुत सारे हिंदुओं को नहीं पढ़ा है कि जो बड़े शायर भी हों, छोटे शायर भी हों, या जो मंच के जो कवि हैं, मैंने नहीं पढ़ा कि ठीक है एक आध है वो तिरंगा है, हाथों में तिरंगा हो, ठीक है, लेकिन ये कन्फर्मिस्ट होने की जरूरत नहीं थी। जहां पे प्रतिरोध किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, वो जो एक जगह है वो हमारे खड़े होने की जगह है। अगर हमको सत्ता में घुसाए धर्मांधों से लड़ना है, किसी को भी, अगर ये पाकिस्तान का कोई अल्पसंख्यक ही हो, अगर वो कहे कि किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़े ही है, तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात। और मुझे लगता है कि जो प्रतिरोध की आवाज है, जो रेजिस्टेंस की जो आवाज है, जो मुखालिफत की आवाज है, वो आवाज यहां पे खड़ी रहनी चाहिए। अलविदा राहत इंदौरी साहब।